तो फाइनली इस टॉपिक पे लास्ट लेक्चर आपके सामने है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टेक्नोलॉजी वाला पार्ट इस सीरीज में। कुछ डिटेल मेरे बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पता ही है आप लोग को दोनों, इसलिए बढ़ जाएंगे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थर्मोस्टेट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। क्या थर्मोस्टेट का क्या फंक्शन होता है किसी भी रेफ्रिजरेटर में? लोअर करना टेम्परेचर को, बिल्कुल, लेकिन इंक्रीज करना फ्रीजिंग पॉइंट को नहीं, मेंटेन करना कांस्टेंट टेम्परेचर को, बिल्कुल सही बात है। देखो नाम से ही है थर्मल। थर्मल का मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड होगा, स्टेट का मतलब स्टैटिक, मतलब कि उसको कांस्टेंट रखेगा। डिक्रीज करना मेल्टिंग पॉइंट नहीं। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब कैसे करता है उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो फंक्शन जो है थर्मोस्टेट का, मेंटेन करना कांस्टेंट टेम्परेचर इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर। थर्मोस्टेट क्या है? एक डिवाइस है जो कंट्रोल करता है कूलिंग सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेटर। कैसे? बाय टर्निंग ऑन या फिर ऑफ डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर इनसाइड द फ्रिज। थर्मोस्टेट के पास एक सेंसर होता है जो डिटेक्ट करता है टेम्परेचर और उसको कंपेयर करता है वो डिजायर्ड सेटिंग से। मान लो आपने सेटिंग कर दिया है ना कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर, अब वो क्या करता है और डिटेक्ट करता है टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, उसको कंपेयर करता है जो आपने सेट किया। जब टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा होता है तो थर्मोस्टेट क्या करता है? सिग्नल भेजता है कंप्रेसर को कि स्टार्ट करो भैया कूलिंग प्रोसेस, है ना। लेकिन वहीं पे जब टेम्परेचर लो होता है तो थर्मोस्टेट क्या करता है? सिग्नल भेजता है और टर्न ऑफ कर देता है किसको? कंप्रेसर को। इस तरीके से थर्मोस्टेट इंश्योर करता है कि जो टेम्परेचर है इनसाइड द रेफ्रिजरेटर स्टे इन द करेक्ट रेंज। कितना? इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चारों में से करेक्ट कौन सा है? तो देखो ये तीसरा ऑप्शन देखो, जग जाहिर है कि आरटीएक्स क्या है? एक एक्सप्लोसिव है, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा आरटीएक्स इज एन एक्सप्लोसिव। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव है, आरडीएक्स के नाम से जाना जाता है, जो डिस्कवर किया गया था 1898 में। किसके द्वारा? जर्मन केमिस्ट के द्वारा। वो बहुत ही पावरफुल और लेस सेंसिटिव देन टीएनटी है, जो कि ऑल्सो यूज इन वेरियस एक्सप्लोसिव जैसे कि C4, सेमटेक्स और प्लास्टिक बम्स। आरडीएक्स को डिटोनेट किया जा सकता है हीट, शॉक और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। आरडीएक्स कैन ऑल्सो पोज इन्वायरमेंटल और हेल्थ रिस्क, जैसे कि ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करता है, नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर लाता है और सीजर्स क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स विद अ हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड। मतलब इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स बनाता है हीमोग्लोबिन के साथ। चार में से कौन सा? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेता है जो कि इरिवर्सिबल होता है। तो एक कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस गैस है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो प्रोड्यूस किया जाता है बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, और हाईली टॉक्सिक गैस है जो कि फेटल हो सकता है अगर इनहेल किया जाता है हाई कंसेंट्रेशन में। कार्बन मोनोऑक्साइड इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स बनाता है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इन आरबीसीज में। दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कार्बोक्सी, क्या? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन विच कैन लीड टू हाइपोक्सिया, एक कंडीशन है जिसमें बॉडीज के टिश्यू डू नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजन। ठीक है, इतना खतरनाक है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ध्यान से। अगला है डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्गर रूट सिस्टम बिकॉज। कॉमन सेंस वाली बात है कि डेजर्ट में आपको प्लांट्स को वाटर तो इजीली मिलेगा नहीं, तो वाटर की सर्च में क्या करेगा? रूट्स डीप तक जाएगा, नीचे तक जाएगा, है ना। और बहुत सारे फिनोमिना है जो डेजर्ट प्लांट अपनाते हैं। वन बाय वन सारा कुछ बताता हूँ, डोंट वरी। तो इसका करेक्ट जवाब देखो पहले, हाई टेम्परेचर ऑफ द सॉइल सिमुलेट्स, नहीं बिल्कुल। रूट्स ग्रो इन सर्च ऑफ वाटर, बिल्कुल सही। सॉइल डज नॉट कंटेन वाटर, हेंस नहीं। रूट्स मूव अपोजिट टू द सोलर हीट, बिल्कुल गलत। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा फिनोमिना अपनाते हैं डेजर्ट प्लांट्स। पहला बात तो ये है कि लॉन्गर रूट सिस्टम प्राइमरली बिकॉज रूट्स ग्रो इन सर्च ऑफ वाटर। एरिड डेजर्ट इन्वायरमेंट में वाटर स्केयर होता है, इसलिए डीप अंडरग्राउंड मिलता है वो, है ना, सरफेस से। तो सर्वाइव करने के लिए एक्सेस मॉइस्चर डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं? डेवलप करते हैं एक्सटेंसिव और डीप रूट सिस्टम इस वाटर तक पहुंचने के लिए। ए एडॉप्शन अलाउ करता है उन्हें एफिशिएंटली टैप इनटू अवेलेबल वाटर रिजर्वायर, मेकिंग देम बेटर सुटेड फॉर लाइफ। कब? वाटर स्केयर डेजर्ट रीजन में, कब नहीं, कहा। ठीक है, एडॉप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट। आप डेजर्ट प्लांट जो क्या क्या अडॉप्ट करते हैं वो देखो। पहला है सकुलेंस। सकुलेंस एक टाइप ऑफ फिनोमिना है जिसमें बहुत सारे डेजर्ट प्लांट जैसे कि कैक्टस, सकुलेंट्स, है ना, स्टोर करते हैं वाटर इन देयर फ्लेशी स्टेम या फिर लीव्स में, अलाउइंग देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग ड्रॉप्स। वहीं पे रिड्यूस लीव दूसरा फिनोमिना है। डेजर्ट प्लांट्स ऑफन हैव स्मॉल या फिर नो लीव, क्या करने के लिए? मिनिमाइज करने के लिए वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। दे रिलाई ऑन द स्टेम सरफेस, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए।
और बाकी भी फिनोमिना है, थिक कटिकल्स होते हैं उनके, कि वो थिक वैक्सी और कटिकल्स ऑन देयर सरफेस, क्या इससे क्या होता है, रिड्यूस करते हैं वाटर लॉस को थ्रू वेपरेशन। डीप रूट सिस्टम होता है, डेजर्ट प्लांट ऑफन है एक्सटेंसिव डीप रूट, अभी हमने देख ही लिया, बाकी 2-3 पॉइंट और भी है, आप आराम से पढ़ लेना, है ना, जेनेटिक चीजें हैं, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, है ना। रिफ्लेक्सिव सरफेस है, C4 फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्पेशलाइज रूट स्ट्रक्चर होता है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरिया इज करेक्ट, क्या बैक्टीरिया के बारे में करेक्ट क्या है चारों में से, दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिल्कुल गलत, क्यों, क्योंकि भाई बैक्टीरिया तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो इसलिए पहला गलत। दूसरा, दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नहीं, बिल्कुल वो तीसरे कैटेगरी में आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के अलावा। दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ फ्लोरिंग एंड नॉन फ्लोरिंग प्लांट, ये भी गलत है, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी। इसके बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के बारे में। पहला गलत इसलिए है, क्यों, क्योंकि वो लिविंग कंसीडर किया जाता है। दूसरा गलत है क्योंकि वो दोनों डिस्टिंक्ट, मतलब बैक्टीरिया डिस्टिंक्ट है इन दोनों से, क्या, प्लांट्स और एनिमल से, दे बिलोंग टू अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीसरा है, बैक्टीरिया आर नाइदर फ्लोरिंग नॉर नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स, दे आर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्लांट्स व्हिच आर टिपिकली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अगला है आपके सामने, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड, क्यों, बच्चों को पता है, क्यों, बचपन में पढ़ते आ रहे हो क्या, कि आइस जो है लेस फ्रिक्शन ऑफर करता है, वहां पे फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, इसलिए फिसलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब आप मूव कैसे करते हो रोड पे, ध्यान से समझिएगा, ये आपके मान लो पैर हो गए, ठीक है, एक पैर आगे आप बढ़ाते हो तो पिछला ऑर्गन जो है पुश करता है किसको, लैंड सरफेस को पीछे की तरफ। अब मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं, आइस पे आप कर रहे हो, पीछे की तरफ पुश करोगे, फ्रिक्शन है ही नहीं तो फिसल जाएगा और आराम से ऐसे गिर पड़ोगे, है ना। इसलिए ice does not offer any reaction, नहीं, ये नहीं, ice has lesser friction than the road, that's the reason why it is difficult to walk on the ice than on the road, ठीक है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने समझा ही दिया, इसलिए आई डोंट थिंक की जरूरत है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बोला ऑयल स्पीड ऑन वाटर सरफेस, क्यों, देखो ऑयल की पहली बात तो डेंसिटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑयल, तो इसलिए वो क्या होता है, फैल जाता है। लेकिन साथ में एक चीज और है, क्या, कि ऐसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी डेंसिटी कम होती है लेकिन वो तो नहीं फैलते, तो वहां पे फिनोमिना इन्वॉल्व होता है सरफेस टेंशन का, किसका, सरफेस टेंशन का। देखो जो वाटर है ना उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑयल का सरफेस टेंशन, ठीक है। ऑयल का सरफेस टेंशन अगर कम, क्या करेगा वो, अगर ज्यादा सरफेस टेंशन वाले लिक्विड में डालोगे तो फैल जाएगा उस पर, यही फिनोमिना होता है ऑयल के साथ, दैट्स वाई इट स्प्लिट्स मोर ऑन दी वाटर सरफेस। अच्छा हाँ, इसमें भी एक बाइफरकेशन है कि वाटर अगर गर्म हुआ, कोल्ड मतलब ठंडा हुआ कोल्ड, और गर्म हुआ वार्म, तो वार्म वाटर पे आपको पता है सरफेस टेंशन क्या होता है, घट जाता है टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर ज्यादा सरफेस टेंशन कम, तो वार्म वाटर पे ज्यादा फैलता है ऑयल एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, है ना। चाहो तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अभी के अभी, ठीक है। हाँ लेकिन ध्यान रहे ऑयल और पानी को दोनों थोड़ा कम लेना, सच आप वेस्ट ना करें, ठीक। होपफुली आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर, कि व्हेन ऑयल इज प्लेस्ड ऑन द वाटर द ऑयल मॉलिक्यूल आर पुल्ड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द वाटर बाय द वाटर सरफेस टेंशन। ये रीजन है जो कॉज करता है ऑयल को स्प्रेड आउट ऑन अ थिन फिल्म। ओके, अदर फैक्टर व्हाई ऑयल स्प्रेड ऑन द वाटर सरफेस क्या है, अमाउंट ऑफ ऑयल दैट स्प्रेड डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन सरफेस टेंशन बिटवीन द ऑयल इन द वाटर। मतलब ऑयल विथ अ लोअर सरफेस टेंशन विल स्प्रेड आउट मोर देन वाटर ऑयल विथ अ हायर सरफेस टेंशन, बता ही दिया मैंने। सरफेस टेंशन वायल ऑयल का डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ये भी समझा दिया मैंने, ठीक है, सारा समझा दिया, तो आगे बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट हमने बताना है चारों में से। पहला, ऑल द ब्लड्स इन द बॉडी इज एब्जॉर्ब बाय द किडनी, बिल्कुल नहीं, एब्जॉर्ब नहीं, उसको फिल्टर करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। ऑल द ब्लड इन द बॉडी पासेस थ्रू द किडनी, गलत। ऑल द ब्लड इन द बॉडी इज फिल्टर्ड थ्रू द किडनी, बिल्कुल सही, ठीक है, करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, kidney are two being shaped organs that filter waste and extra fluid from your blood. They also maintain a healthy balance of water, salt or minerals in your blood and make hormones that help control your blood pressure, or RBCs control your blood pressure, make RBCs और keep your bones strong और healthy। ये सारा काम है किसका, किडनी का, ध्यान रखना आप। किडनी के पास मिलियंस ऑफ फिल्टरिंग यूनिट होती है जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं। हर नेफ्रॉन के पास एक फिल्टर होता है जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। होपफुली मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, कहीं पे गलती हो जाए तो माफी। एंड अ ट्यूबुल
और एक ग्लोमेरुलस जो है फिल्टर करता है आपके ब्लड को अंडर प्रेशर, इंटरट्यूबुल जो है रिटर्न करता है नीडेड सब्सटेंस टू योर ब्लड और रिमूव करता है वेस्टेज को। रेट ऑफ रिटेलेशन की बात किया जाए किडनी में तो लगभग 125 ml पर मिनट है। इसका मतलब पूरे दिन में अगर देखा जाए तो लगभग 180 लीटर जो है वो फिल्टर किया जाता है किडनी के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका इंटायर ब्लड जो 7 से 8 लीटर ह्यूमन बीइंग में होता है वो फिल्टर हो जाता है लगभग 20 से 25 टाइम हर डे। अब फिल्टर्ड फ्लूइड एंड वेस्ट बिकम यूरिन विच फ्लोज फ्रॉम द किडनी। कहाँ पे? किडनी से जाता है ब्लेडर में, ब्लेडर से जाता है टू थिन ट्यूब जिसको यूरेटर्स बोलते हैं। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर हुआ? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू अवॉइड सनलाइट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर कॉम्बिनेशन फॉर द अम्ब्रेला इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब अम्ब्रेला ऐसा लेना चाहिए जो मोस्ट ऑफ द लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट बैक, है ना। अगर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा तो ऑब्वियस है आप जो है कूल फील करोगे, है ना। ये क्या बना रहा था मैं? छतरी बना रहा था, ठीक है। ये है छतरी। हाँ, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो मजाक बनाने की जरूरत नहीं। तो अब इसका जो टॉप सरफेस है वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए व्हाइट। व्हाइट होगा तो मोस्ट ऑफ द लाइट को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि अगर इसका करेक्ट जवाब है टॉप व्हाइट एंड बॉटम ब्लैक, तो वाई मोस्ट ऑफ द अम्ब्रेलाज हैव ब्लैक टॉप। क्या उनका टॉप भी कैसा होता है? ब्लैक होता है। अंदर का तो ब्लैक होता ही है, इनसाइड वाला टॉप मोस्ट भी ब्लैक होता है। ऐसा क्यों? ये बताना है आपको। कैसे? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थोड़ा सा आप भी इन्वॉल्व करिए, ज्यादा मजा आएगा। अब फ्यूज वायर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो फ्यूज वायर क्या होता है? जो आपको बचाता है कि कभी अचानक से वोल्टेज बढ़ गया है ना, करंट ज्यादा फ्लो करने लगा तो आपके जो अप्लायंसेस है वो खराब ना हो, उससे बचाने के लिए हम फ्यूज वायर इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूज वायर में क्या होता है? रेजिस्टेंस इसका क्या होता है? हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों रखना है? सच दैट ज्यादा अगर करंट आया तो मेल्ट कर जाए और पूरे सर्किट को बचा ले, है ना। जितने भी अप्लायंसेस लगे हैं घरों में आपके, करेक्ट जॉब हो जाएगा हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। ओके, हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट बताई दिया सारा कुछ, एकदम आसान चीज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ द वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड। देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि वाटर को वेपर, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा फिनोमिना है? नेचुरल, फिजिकल, केमिकल। केमिकल क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है कि एक बार हो गया दोबारा उल्टा नहीं कर सकते। फिजिकल क्या होता है कि हाँ, अगर वाटर वेपर में बन गया तो वेपर को वाटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा, वाटर वेपर में बन रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। वेपर वाटर में बदल रहा तो कंडेंसेशन। बिल्कुल फिजिकल फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि वाटर को वेपर में और वेपर को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब फिजिकल चेंज मैंने बता दिया क्या होता है, केमिकल चेंज भी बता दिया। अब बायोलॉजिकल चेंज सुनो। एक चेंज दैट अकर्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अभी आप बच्चे थे, मतलब कभी तो रहे होगे, है ना। अभी आप बड़े हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बायोलॉजिकल चेंज हो गया। प्लांट्स का ग्रोइंग, एनिमल्स का डाइजेस्टिव फूड, है ना, ह्यूमन गेटिंग ओल्डर, ये सारा कुछ। नेचुरल चेंज की बात करें तो चेंज दैट अकर्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। एग्जाम्पल के तौर पे वेदरिंग ऑफ रॉक्स, इरोजन ऑफ कोस्ट लाइंस और इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। ये सब क्या है? नेचुरल चेंजेस है, इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई भी कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट है कि while traveling by plane the ink of the pen start to come out। आपको पता है जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो, ऊपर जाते हो, प्रेशर क्या होता है? घटता है। प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये घटता क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि अर्थ के सरफेस पे नहीं, अर्थ के सरफेस के आसपास जो एटमॉस्फेयर है ना, वहां पे डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, किसका? जो भी एयर प्रेजेंट है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो क्या डेंसिटी कम होती है। अब डेंसिटी कम होती है उसी वजह से तो प्रेशर एग्जर्ट होता है, राइट। तो प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। अगर प्रेशर कम है, देखो अगर आप सरफेस के आसपास हो तो वहां पे जो अंदर इंक है, क्या पेन के अंदर इंक है, उस पर प्रेशर लग रहा है, कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जैसे ही आप हाइट पे गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा तो इसमें जो इंक में प्रेशर है वो स्टार्ट करती है बाहर आना, ठीक है। तो दैट्स द रीजन वाई while traveling by plane the ink of the pen start to come out, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से ड्यू टू डिक्रीज इन दी एयर प्रेशर। होपफुली पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। हमारा पर्पस केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ हर टाइप के क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बेस सॉल्व करना है। नेक्स्ट है कि इफ अ पर्सन इज सिटिंग इन अ लिफ्ट देन व्हेन विल ही फील दैट हिज वेट गेट्स इंक्रीज। अब ये भी बढ़िया है चीज है, ध्यान से समझो। तो एक होता है रिलेटिव, क्या? रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है कि जब आप लिफ्ट में हो तो लिफ्ट बना देते हैं एक अच्छा सा, यहाँ पे आपको बैठा देते हैं, नहीं खड़ा कर देते हैं, ठीक है। मान लो खड़े हो, लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रही है तो वेट किधर लग रहा है आपका? वेट नीचे लगता है mg, ठीक है।
मान लो कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए से जा रही है लिफ्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा एक्सेलरेशन मैंने बोला तो एक्सेलरेशन ए से जा रही है, तो एक लगता है स्यूडोफोर्स। स्यूडोफोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट में लगता है, तो इधर कितना वेट आपको महसूस होगा, मास आपका और एक्सेलरेशन किसका, जिसमें भी आप बैठे हो, लिफ्ट में बैठे हो तो एक्सेलरेशन लिफ्ट का, अब दोनों डाउनवर्ड है तो टोटल क्या हो जाएगा ma प्लस mg, जो कि नेट आपका वेट हो जाएगा, नेट वेट है ना। नेट वेट कितना हो गया, नेट वेट हो जाएगा आपका m कॉमन हो गया तो a प्लस जे, मतलब जितना एक्सेलरेशन से जा रहे हैं और ग्रेविटी को ऐड कर दीजिए तो वेट आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। कब, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है। अब अगर लिफ्ट नीचे आ रही, अब मान लो लिफ्ट अगर नीचे आ रही तो नीचे के केस में क्या होगा, मान लो एक्सेलरेशन ए से ही आ रही है, एक्सेलरेशन ए से आ रही तो आपके स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट ऑफ मोशन है ना, तो ऊपर की तरफ लगेगा। अब ग्रेविटी नीचे लग रहा और जो स्यूडो फोर्स है ऊपर लग रहा, तो इसमें क्या होगा, अपोजिट है तो माइनस करेंगे तो जी माइनस ए हो जाएगा, ए आपका नेट वेट, मतलब आप हल्का फील करते हो जब लिफ्ट नीचे आती है। ये ध्यान रहे किस केस में मैंने बताया, जब एक्सेलरेट कर रही हो लिफ्ट, तो अगर लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, है ना, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो और आसान भाषा में समझाता हूँ। रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है कि जो हमारी ग्रेविटी है ना, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी ड्यू टू, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस, अब जो लिफ्ट का है, लिफ्ट का किधर है, ऊपर जा रहा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लगती है, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो इसलिए बीच में माइनस आएगा, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए जब दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन प्लस हो जाता है, और सेम डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस हो जाता है। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, तो इस तरीके से आता है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो, दोनों तरीके से समझा दिया, बता दिया। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा कि जब एलिवेटर अपवर्ड जा रहा है ना, इससे एक्सेलरेशन से, तो फिर आपको कैसा फील होगा, आपको भारी फील होगा कि अपने वेट से ज्यादा वेट हो गया है आपका, ठीक है। तो एकदम डिटेल में समझा दिया तो आई डोंट थिंक पढ़ने की जरूरत है, लेकिन अगर आपको चाहो तो पढ़ सकते हो, जितना मैंने समझाया उससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। चलो, तो इस लेक्चर में बस इतना ही, हर एक चीज आपको होपफुली अच्छे से क्लियर होगा। जैसा कि लास्ट में 2 लाइन है, तो आज के लिए है कि द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। जो आप 4 घंटे पढ़ने के बाद कहते हो ना कि अरे यार बस बस हो गया आज के लिए, वहीं पर जो एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा आधा घंटा है, एक्स्ट्रा जो थोड़ा सा एफर्ट है, वही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, ठीक है। तो हमेशा ट्राई कीजिएगा कि अगर आपकी कैपेसिटी 2 घंटे की है तो उसको थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है, ठीक है, जिससे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पुश करते हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बनाता है। होपफुली आपको पसंद आया हो, है ना, साथ में समझ आना ज्यादा जरूरी है, तो अपने ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा ऐड करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।